साथियों नमस्कार। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 12 ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज, प्री मैरिज प्रेगनेंसी एज ए ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज, विवाह पूर्व गर्भधारण। देखिए, जब पत्नी विवाह से पहले गर्भवती हो और विवाह के पश्चात जब पति को इस बात का पता चलता है तो पति ऐसा विवाह शून्यकरणीय विवाह माना जाता है। और शून्यकरणीय विवाह का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऐसा विवाह वैध विवाह माना जाता है जब तक कि न्यायालय में, कोर्ट में इस ग्राउंड पर पिटीशन फाइल करके ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करवा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड के पास दो विकल्प हैं, या तो इस मैरिज को वो कंटिन्यू करे, ये अब उसे ये पता चला है आफ्टर मैरिज कि उसकी वाइफ प्री मैरिज प्रेग्नेंट है, विवाह से पहले ही गर्भवती है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस मैरिज को कंटिन्यू करे, कोई दिक्कत नहीं है, या सेक्शन 12 में पिटीशन फाइल करके ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा ले। यानी नल एंड वॉइड डिक्लेयर, कोर्ट ऐसी मैरिज में इस तरीके के ग्राउंड पर जब कोर्ट डिग्री देता है, कोर्ट अपना डिसीजन देता है, तो इस प्रकार का डिसीजन होता है मानो कि इनके बीच में विवाह हुआ ही नहीं था। लेकिन इस ग्राउंड पर पिटीशन फाइल करने से पहले हस्बैंड को 5 बातें न्यायालय के सामने प्रूव करनी होती है। 5 बातें न्यायालय के सामने साबित करनी होती है। जो पहली बात, द रेस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब जो पत्नी है यह विवाह के समय गर्भवती थी। She was pregnant from some person other than the petitioner, मतलब कि भाई उस पति के अलावा जिसके साथ उसकी मैरिज हुई है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये गर्भवती थी। 2 बातें। तीसरी बात, पिटिशनर को यह साबित करना पड़ेगा कि पिटिशनर डिड नॉट नो अबाउट द रेस्पोंडेंट प्रेगनेंसी, भाई पिटिशनर को इस बात का विवाह के समय बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था कि ये जो लड़की है जिसके साथ उसकी मैरिज होने जा रही है ये गर्भवती है। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो 5 ही हैं क्योंकि 5 को जब एक साथ प्रूव कर दिया जाएगा तभी सेक्शन 12 में मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो चौथी बात है, पिटीशन मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, यानी कि विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर इस ग्राउंड पर धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय में याचिका दायर हो जानी चाहिए। कब? विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर। और 5वीं बात, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज प्रोहिबिटेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेस्पोंडेंट प्रेगनेंसी बाय द पिटिशनर, जिस दिन उसे ये पता चला कि भाई उसकी वाइफ तो प्री मैरिज प्रेग्नेंट है, उस दिन से वह उसके साथ पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करेगा। यदि ये साबित हो जाता है कि इस तथ्य को जानने के बावजूद उसने उस पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, समागम किया है, तो फिर उसको सेक्शन 12 में कुछ नहीं मिलेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलनी चाहिए। यदि ऐसे हस्बैंड ने ये मन बना लिया है कि वो तो सेक्शन 12 में मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाएगा, तो फिर कीप डिस्टेंस, उस पत्नी से, उस रेस्पोंडेंट से दूरी बना लीजिए, उसके साथ पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। और जब ये 5 की 5 बातें कोर्ट के सामने प्रूव हो जाती हैं तो फिर कोर्ट सेक्शन 12 में ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। हालांकि
देखिए एक बात बहुत क्लियरली इसे समझ लीजिए, द ग्राउंड इज प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ द ब्राइड, नॉट हर अनचेस्टिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रॉड में भी बताया था कि भाई अनचेस्टिटी से रिलेटेड ये ग्राउंड नहीं है, ये तो प्री मैरिज प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है। विवाह से पहले लड़की क्या थी, उसने क्या किया है, उसने एबॉर्शन करवा दिया है या उसका और जो चरित्र वगैरह पे जो लांछन लगाए जाते हैं, अगर इस तरीके की कोई बात है तो इन ग्राउंड्स पर सेक्शन 12 में किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलेगा। हालांकि जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र हैं उनमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी, तो वहां नेट वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को यहाँ से पूछा जाता है। तो ऐसे केसेज में जो संतान उत्पन्न होती थी उस संतान को कहा जाता था सहोदया, सहोड़। ऐसे पुत्र या पुत्री को जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी से जन्म लेते थे उनको क्या कहा जाता था, सहोड़, सहोदया। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं प्री मैरिज से रिलेटेड जो आपको क्लियर करेगा। भाई 1 जनवरी 2020 को मैरिज हो गई और 1 मार्च 2020 को हस्बैंड फॉरेन चला गया, विदेश चला गया बिजनेस के सिलसिले में या पीएचडी करने या कुछ और करने, विदेश खाने कमाने चला गया, सऊदी अरब चला गया, खाड़ी देशों में चला गया। 1 जून 2020 को इसकी वाइफ इसे एक लेटर लिखती है, चिट्ठी लिखती है कि भाई अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ, लेबर पेन हुआ और प्री मैच्योर डिलीवरी हुई और एक लड़के को जन्म दिया गया। अब जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं, लड़के की मां भी स्वस्थ है और जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो भी स्वस्थ है। जैसे ही ये सूचना, जैसे ही ये लेटर उसके हस्बैंड को मिला, हस्बैंड ने मिठाई बांट दी, खुश हो गया और सारी चीजें हो गई है, ठीक है। ये हस्बैंड महोदय वापस लौटते हैं 1 मार्च 2021। जब ये वापस लौटते हैं तो हवाई अड्डे पर आ गए और हवाई अड्डे से जब ये घर जा रहे थे तो रास्ते में वो नर्सिंग होम पड़ा था जिसमें इनकी वाइफ की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। तो हस्बैंड ने सोचा कि चलो डॉक्टर साहब से ही मिलते चलते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, पूछ करके चला जाता हूं कि भाई अब जच्चा या बच्चे की माँ और बच्चे पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा, बच्चे पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो वो उस नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। जब डॉक्टर साहब से उसने पूछा कि डॉक्टर साहब प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो डॉक्टर साहब चौंके और डॉक्टर साहब कहने लगे, कैसी प्री मैच्योर डिलीवरी, दैट वाज द मैच्योर डिलीवरी। उसके होश फाख्ता हो गए, उसके होश उड़ गए और वो सीधा नर्सिंग होम से वकील साहब के घर पहुंचा। जब वकील साहब को उसने बात बताई कि भाई 1 जनवरी 2020 को मेरी मैरिज हुई थी, 1 मार्च 2020 को मैं फॉरेन चला गया, 1 जून को मेरी वाइफ ने बाई लेटर मुझे बताया कि प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है और उसमें एक लड़के का जन्म हुआ है, और आज 1 मार्च को जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं थी, ये तो प्री मैरिज प्रेगनेंसी का केस है, तो फिर मैं आपके पास आया हूं, अब आप मुझे सलाह दीजिए। तो वकील साहब उसे सलाह देते हैं कि घर जाओ और बच्चे को खिलाओ। क्यों खिलाओ? क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी
कि पिटीशन मस्ट बी प्रेजेंटेड within 1 year from the date of the marriage. Within 1 year from the date of the marriage. वापस कब लौटे? 1 साल के बाद। तो वकील साहब ने क्या कहा कि बच्चे को खिलाओ, उसका पालन पोषण करो, अब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो प्री मैरिज प्रेगनेंसी के केस में जो पिटीशन फाइल की जाती है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पता कब चला। हम इस चीज को नहीं मानते, न्यायालय या कोर्ट इस चीज को नहीं मानता है। कोर्ट तो ये देखता है कि भाई जिस तारीख को ये मैरिज हुई थी उसके 1 साल के अंदर अंदर इस ग्राउंड पर पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से प्री मैरिज प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर किसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि कभी कभी एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। शून्य एवं शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है? दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं? तो देखिए, पहले तो हम इनका, मैं आपको पहले भी बताया था, अब भी इसे मैं क्लियर करता हूं। पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, चाहे आप कोर्ट में जाओ या मत जाओ, चाहे कोर्ट में पिटीशन फाइल करिए या ना करिए, वॉइड एब इनिशियो प्रारंभ से ही शून्य होता है। जबकि ये जो शून्य करणीय विवाह है ये प्रारंभ से शून्य नहीं होता। वॉइडेबल मैरिज एज वेल एज वैलिड मैरिज। शून्य करणीय विवाह यानी शून्य करणीय विवाह की मैंने आपको 4 ग्राउंड बताए थे। उन 4 ग्राउंडों में से ऐसी मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाती है और वॉइडेबल मैरिज एज वेल एज वैलिड मैरिज, जब तक कि न्यायालय में जाकर के ऐसे विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा लिया जाता है। अब दूसरी बात, ये सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज की जो प्रोविजन है वो सेक्शन 11 में, और वॉइडेबल मैरिज के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में है। अब किन ग्राउंड्स पर, किन आधारों पर किसी विवाह को शून्य विवाह माना जाता है और किन आधारों पर किसी विवाह को शून्य करणीय विवाह माना जाता है? तो देखिए, शून्य विवाह के जो आधार हैं सेक्शन 5 का 1st, 4th एंड 5th, धारा 5 की उपधारा 1, उपधारा 4 और उपधारा 5 में दिए गए आधारों के उल्लंघन में जो विवाह किया जाता है। अब कौन कौन से आधार दिए गए हैं? फर्स्ट में मैंने आपको बताया था मोनोगेमी। भाई सेक्शन 5 की फर्स्ट कंडीशन कहती है कि वर या वधू जिस समय मैरिज कर रहे हैं उस समय उनका किसी का भी जीवित वर या वधू जिंदा नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में मोनोगेमी को अलाउ किया गया है, बाइगेमस मैरिज को प्रोहिबिटेड किया गया है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पति या पत्नी नहीं रख सकता। यदि कोई व्यक्ति इस शर्त का उल्लंघन करता है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज कहलाएगी। 4th एंड 5th मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड 5th पार्टीज आर नॉट सपेंडाज ऑफ ईच अदर। और यदि कोई व्यक्ति, यदि विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में विवाह कर लेते हैं, सपिंड रिलेशनशिप में विवाह कर लेते हैं, तो ऐसा विवाह सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज माना जाएगा। जब कोई विवाह धारा 5 की उपधारा 4 और उपधारा 5 के उल्लंघन में किया जाता है तो ऐसा विवाह धारा 11 सेक्शन 11 में शून्य विवाह माना जाता है। जबकि सेक्शन 12 में जो वॉइडेबल मैरिज के 4 ग्राउंड हैं उनमें 1st,
इम्पोटेंसी नपुंसकता, सेकंड अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, थर्ड फोर्स एंड फ्रॉड, फोर्थ प्री मैरिज प्रेगनेंसी। इन चार आधारों पर किसी भी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज मानेंगे यदि दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी इम्पोर्टेंट है तो न्यायालय में जाकर के ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, उसे वॉइडेबल मैरिज माना जाएगा। अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, मेंटल कैपेसिटी जिसमें मेंटल डिसऑर्डर वगैरह भी हैं, उन आधारों पर भी किसी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज माना जाता है। ऐसा विवाह जो बलपूर्वक किया गया हो या किसी धोखे से किया गया है या कपट पूर्वक किया गया है, उस विवाह को भी शून्यकरणीय विवाह माना जाएगा। और प्री मैरिज प्रेगनेंसी, तो इस ग्राउंड पर भी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज माना जाएगा। वॉइड मैरिज में पार्टीज के किसी भी प्रकार के राइट एंड ड्यूटीज क्रिएट नहीं होती, यानी कि एज ए हस्बैंड उसके कोई भी राइट एंड ड्यूटी नहीं है, एज ए वाइफ उसके किसी भी प्रकार के ना तो कोई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस होते हैं ना ही कोई मैट्रिमोनियल ड्यूटीज होती हैं। जबकि मैंने आपको वॉइडेबल मैरिज में बताया था कि वॉइडेबल मैरिज जस्ट लाइक ए वैलिड मैरिज, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल लायबिलिटीज, मैट्रिमोनियल राइट्स एराइजेज होते हैं, पति पत्नी के पारस्परिक अधिकार सृजित होते हैं वॉइडेबल मैरिज में। और अगर वॉइड मैरिज के फिर एक नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात की जाए, देखिए वॉइड मैरिज की पार्टी, दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी यदि रीमैरिज करती है, दूसरा विवाह करती है, तो उसे बाइगेमस मैरिज में पनिश नहीं किया जाएगा। जबकि इधर वॉइडेबल मैरिज की पार्टीज यदि वॉइडेबल मैरिज एग्जिस्टेंस में होते हुए दूसरी मैरिज करते हैं तो उन्हें बाइगेमस मैरिज के लिए पनिश किया जाएगा। तो इस तरीके से ये वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज में डिफरेंसेज हैं। एक चीज मैंने आपको बहुत पहले क्लियर कर दी थी कि वॉइड मैरिज वॉइड एब इनिशियो प्रारंभ से ही शून्य होती है, चाहे आप न्यायालय में याचिका दायर करें या नहीं करें। कुछ लोग कोर्ट से उसे डिक्लेयर करवा लेते हैं, लेकिन सेक्शन 12 में जब तक कोर्ट में जाकर के पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी और कोर्ट को आप संतुष्ट नहीं करोगे, कोर्ट में उसे साबित नहीं किया जाएगा, तब तक वो मैरिज वैलिड है। और यदि साबित हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है और दोनों को ही ऐसा माना जाता है, चाहे वो वॉइड मैरिज हो या वॉइडेबल मैरिज। जब कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है तो फिर ये माना जाता है कि इन पक्षों के बीच में मैरिज कभी हुई नहीं थी। यहाँ विवाह का विघटन नहीं होता, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज नहीं होती, यहाँ एनलमेंट ऑफ द मैरिज होता है, नलिटी ऑफ द मैरिज होती है। उस मैरिज को ये माना जाता है कि ये दोनों जो पार्टीज हैं कभी हस्बैंड या वाइफ आपस में रही ही नहीं। तो इस तरीके से ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।